अस्सलामुअलैकुम। मैं हूँ डॉक्टर मोहम्मद जावेद अफजल और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय डॉक्टर जावेद। और आज हम फार्मूला सीरीज़ में पार्ट नंबर 35 को पढ़ेंगे। और पार्ट नंबर 35 में मैं लेकर आया हूँ बायट-सैवर्ट लॉ। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि हैंस क्रिश्चियन ऑरेस्टेड ने जो काम शुरू किया था 1820 के अंदर। तो ऑरेस्टेड ने ये कहा था कि ये करंट जो है ना वो प्रोड्यूस करेगा मैग्नेटिक फील्ड। उसके 2 हफ्तों के बाद जब ऑरेस्टेड ने यह बात कही कि करंट प्रोड्यूस कर रहा है जी मैग्नेटिक फील्ड, तो उसके 2 वीक्स के बाद एम्पियर जो है उसने एक अपना एक्सपेरिमेंट पेश किया और उसने कहा कि 2 करंट कैरिंग कंडक्टर जब होंगे तो वो एक दूसरे पर फोर्स जो है ना वो एक्सर्ट करते हैं। तो ये किसने कहा? ये एम्पियर ने कहा। इसके बाद 1820 के अंदर ही बायोट और सैवर्ट, ये 2 नाम हैं। बायोट का पूरा नाम है जीन बैप्टिस्ट बायोट और फीलिक्स सैवर्ट है। इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा कि जो मैग्नेटिक फील्ड है बी एट अ पॉइंट, किसी पॉइंट के ऊपर, जैसे ये वाला मैं पॉइंट ले रहा हूं, ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर, ये मेरे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर है। अब जो मैं यहां से इसके अंदर जो करंट फ्लो कर रहा है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करना है मैंने एट पॉइंट पी पर बाय यूजिंग बायट-सैवर्ट लॉ। तो वो कहता है कि जी इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट एंड डायरेक्टली एज द करंट। ये बायट-सैवर्ट ने कहा। अब वो जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का लफ्ज है वो इनवर्स स्केयर लॉ के अंडर आता है। इसके बाद लैपलेस ने भी कुछ इसी किस्म की बातें जो है वो बायट-सैवर्ट लॉ के मुतल्लिक किए हैं। और आज हम देखेंगे कि बायट-सैवर्ट लॉ जो है ये मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर हम इसको लेके चलते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में आपने कूलम्स लॉ पढ़ा था। तो हम लास्ट पर फाइनली ये डिस्कस भी करेंगे कि एम्पियर्स लॉ में और बायट-सैवर्ट लॉ में क्या फर्क है, और उसी तरह का डिफरेंस जो है जो यहाँ बायट-सैवर्ट और एम्पियर्स लॉ में है, वैसा ही डिफरेंस कूलम्स लॉ और गाजेस लॉ के अंदर भी है। तो हम ये लास्ट पर इसके बाद हम इसको देखेंगे। तो यहां हम ये देखना चाहते हैं कि जी ये कोई करंट कैरिंग वायर है मेरे पास, और उसके अंदर मैंने एक लेंथ एलिमेंट डी एल लिया है, और यहां पॉइंट पी मौजूद है जो आर फासले के ऊपर मौजूद है। अगर आप यहां ध्यान से देखें तो मैंने डी एल साइन थीटा एक वेक्टर यहां लिया हुआ है जो कि डी एल का एक कंपोनेंट है। साइन थीटा एक वेक्टर यहां लिया हुआ है जो कि डी एल का एक कंपोनेंट है। डीएल का दूसरा कंपोनेंट जो है वो यहां है जो कि इसके ऊपर 90 डिग्री के ऊपर मौजूद है, तो वो डीएल कॉस थीटा है, लेकिन हमें उसकी जरूरत नहीं है। तो यहां जो डीएल वेक्टर है उसके 2 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें से एक कंपोनेंट को हम यहां पर देंगे, ये लेंथ एलिमेंट हमारा हो जाएगा। तो डी बी जो है हमने पहले बताया कि ये वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और करंट एलिमेंट भी साथ ही जाहिर आएगा जिसमें से वो करंट एलिमेंट पास कर रहा है। और आर स्केयर यानी 1/r² भी हमारे पास यहां पर मौजूद है। तो जो अपरेंट लेंथ एलिमेंट है वो कौन सा है? वो डी एल साइन थीटा है यहां पर। फिर यहां पर साइन ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की जगह जब आप साइन ऑफ इक्वालिटी लाते हो तो एक अदद कांस्टेंट यहां पर हमें लिखना पड़ता है। वो जो कांस्टेंट है वो सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर वो म्यू नॉट ओवर 4 पाई जो है ना वो हम लिखते हैं सिस्टम इंटरनेशनल के अंदर। बाकी आइडियल साइन थीटा और आर स्क्वायर हमारे पास वैसे का वैसा है, ये इक्वेशन नंबर 1 हमारे पास आ जाती है। अगर हम इस कांस्टेंट को देखें तो हमें जो म्यू नॉट है वो हमें लगता है जैसे हमने पहले पढ़ा हुआ है एप्सिलॉन नॉट, ये बिल्कुल उसी तरह से। म्यू नॉट जो है दैट इज द परमीएबिलिटी ऑफ द फ्री स्पेस, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, यानी दोनों फ्री स्पेस से रिलेटेड हैं। अब यहां पर आप ये देखेंगे कि म्यू नॉट जो होता है या एप्सिलॉन नॉट जो इसके मीनिंग्स क्या हैं। एप्सिलॉन नॉट का मतलब ये होगा कि इट इज द रिस्पांस ऑफ अ सर्टेन मीडियम व्हेन द मीडियम इज प्लेस्ड इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और म्यू नॉट क्या है? दैट इज
actually the response of the medium when the medium is placed in a magnetic field. Similarly हम यहां देखते हैं कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन इनकी ये बहुत इंपॉर्टेंस रखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के अंदर, लेकिन सीजीएस सिस्टम में इनका जो हम लेते हैं वैल्यू 1 ली जाती है। अब हम देखते हैं कि यहां पर जो अप्लाई हम कर सकते हैं वो राइट हैंड रूल जो है ना वो हम अप्लाई करते हैं। और राइट हैंड रूल क्या होता है, लेट्स से कि ये जो है वो वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं राइट हैंड से वायर है जिसके अंदर से करंट फ्लो कर रहा है, तो मैं राइट हैंड से इसको ग्रिप करूंगा और जो थंब होगा दैट वुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, और जो कर्ल्ड फिंगर्स हैं ये आपको क्या बता रही हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड बता रहे हैं। उंगलियां फिंगर्स यहां से शुरू होती हैं, यहां पर खत्म होती हैं, इसे कहेंगे नॉर्थ पोल, हाथ के इस हिस्से को, इस हिस्से को कहेंगे हम साउथ पोल। तो मैग्नेटिक फील्ड है अराउंड दिस वायर, करंट कैरिंग वायर के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड है। उस मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ आपने बी पॉइंट पी पर कैलकुलेट करनी है। तो हम ये लिखते हैं कि डीबी वेक्टर जो है वो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के इक्वल होता है। तो डीबी को हम ये वाली वैल्यू जो है वो यहां पर प्लेस करेंगे, आईडीएल साइन थीटा यूनिट वेक्टर एन भी साथ आ गया, आर स्क्वायर ये इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब यहां आपको नजर आ रहा है कि ये जो वेक्टर है हमारे पास आर, अगर मैं इसको ऐसे लिखूं यूनिट वेक्टर भी इसके साथ आ जाएगा, और साथ में ये जो लेंथ एलिमेंट है हमारे पास हम इसको भी ऐसे लिख सकते हैं कि लेंथ एलिमेंट के लिए भी जो यूनिट वेक्टर है वो एल, ये चीज यूज हो सकती है। इन दोनों के दरमियान मैं क्रॉस प्रोडक्ट ले सकता हूं, तो क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो यूनिट वेक्टर है, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो 1 into 1 यहां है साइन थीटा के साथ, ये यूनिट वेक्टर एन आ जाएगा। तो डीबी को हम फिर कैसे लिखेंगे, हम लिखेंगे म्यू नॉट आई यहां आ गया, डीएल भी है, 4 पाई भी है, फिर जो साइन थीटा और यूनिट वेक्टर है ना उसकी जगह पर हमने ये लिखा है यूनिट वेक्टर एल क्रॉस यूनिट वेक्टर आर। अब आप ये देखेंगे कि ये जो डीएल है, यानी मैं अगर यूं लिखूं कि डीएल वेक्टर इज इक्वल टू डीएल इनटू एल यूनिट वेक्टर, तो मैं इन दोनों की जगह पर इसको ले सकता हूं, लिहाजा मैंने इन दोनों की जगह पर इसको लिख दिया। यूनिट वेक्टर आर को मैं कैसे लिख सकता हूं, यहां से यूनिट वेक्टर आर जो होगा ये वेक्टर ओवर इट्स मैग्नीट्यूड है, तो जब मैं ऐसे लिखूंगा तो वेक्टर आर यहां आएगा, नीचे वाले आर से मल्टीप्लाई होकर ये आर क्यूब बन जाएगा। उसके बाद आपके पास डीबी की वैल्यू तो आ गई, तो अब आपने बी को कैलकुलेट करने के लिए क्या करना होता है, आपने इंटीग्रेट करना होता है। तो जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो इंटीग्रेशन के लिए डीएल हमारे पास यहां मौजूद है, तो वैल्यू जो है कुछ मैथमेटिक्स के बाद इक्वेशन नंबर 3 के अंदर हमारे पास आ जाती है। अब आप देखेंगे कि यहां मौजूद है करंट, करंट को आपने करंट डेंसिटी के साथ इसका रिलेशन पढ़ा हुआ है, एंड दैट इज जे इज इक्वल टू यूनिट आई ओवर एरिया, एरिया के लिए हम डीएस भी लिखते हैं। तो यहां से आप देख सकते हो कि आई जो होगा वो जे डीएस लिखा जा सकता है, तो मैंने यहां जे डीएस लिख दिया, आगे वही है डीएल यूनिट वेक्टर एल और आर वेक्टर नीचे आर क्यूब है। अब आप देख सकते हो कि यहां पर ये डीएल और ये जो डीएस है ये दोनों, एक है एरिया एक है लेंथ, 3 लेंथ्स मिल जाएंगे तो वॉल्यूम बनेगा। तो डीएस और डीएल कंबाइन होकर डीवी बन गए, पीछे रह गया जे यूनिट वेक्टर एल और ये वेक्टर आर। अब ये जो चीज है ये मुकम्मल वेक्टर है, यानी करंट डेंसिटी को भी आप वेक्टर ट्रीट कर सकते हैं या, और एल यूनिट वेक्टर की ही, यानी यूनिट वेक्टर एल जाहिर है कि यही डायरेक्शन होगी जिधर करंट आई फ्लो कर रहा है, क्योंकि हमने लेंथ वेक्टर को ये लिया हुआ है, तो यूनिट वेक्टर भी इसी डायरेक्शन, जो करंट डेंसिटी की भी डायरेक्शन यही बन जाएगी। तो जे यूनिट वेक्टर आ गया, क्रॉस आर आ गया, ओवर आर क्यूब है, डीवी है। तो ये है जी आपका बायोट-सैवर्ट लॉ। अब अगर मैं यहां से फ्लक्स को कैलकुलेट करूं, मैग्नेटिक फ्लक्स इसे कहते हैं, तो हम दोबारा वहीं पहुंचेंगे जहां हम पिछली वीडियो में थे, यानी जो इंटीग्रल साइन है बी डी एस का वो 0 आएगा अगर, तो 0 का मतलब ये होगा कि कोई हमारे पास मोनोपोल्स जो है ना वो एग्जिस्ट नहीं करते, आइसोलेटेड नॉर्थ और आइसोलेटेड साउथ पोल जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते।
फिर हमारे पास लिमिटेशन है बायोट सेवर्ट लॉ की, जैसा कि इसकी इंपॉर्टेंस भी है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी कि इसने मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करना है। दूसरी जो लिमिटेशन है कि ये इट वर्क्स ओनली फॉर द फ्री स्पेस, यानी अगर मैं किसी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल के लिए मैं इसे कैलकुलेट करूं तो फिर इसकी वैल्यूज में बहुत सारे एरर्स आ जाते हैं। इसका मतलब है इट वर्क्स बायोट सेवर्ट लॉ वर्क्स ओनली फॉर द फ्री स्पेस, मतलब इस पॉइंट और इस लेंथ एलिमेंट, ये जो वायर, इसके दरमियान में फ्री स्पेस होनी चाहिए। अगर यहां कोई मटेरियल है तो फिर बायोट सेवर्ट लॉ नहीं चलता, फिर हमें एम्पियर्स लॉ लेना पड़ता है। एप्लीकेशन जो यहां पर हमारे पास है बायोट सेवर्ट लॉ की, ढेर सारी एप्लीकेशन है, टोटल 6 एप्लीकेशन मैंने यहां लिखी हैं। एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ये लॉन्ग स्ट्रेट वायर बहुत ज्यादा लॉन्ग स्ट्रेट वायर है, उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू निकलती है वो म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर है। ये याद होनी चाहिए, ये एमसीक्यूज में पूछी जाती है। टू लॉन्ग पैरेलल वायर्स ले लें तो फोर्स जो वो एक दूसरे पर लगाएंगे जब उनमें करंट फ्लो करेगा तो उसकी वैल्यू म्यू नॉट I1 I2 L ओवर 2 पाई आर आएगी। जब एक्सिस पे हम कोई पॉइंट लेंगे, एक्सिस कौन सा होगा, सर्कुलर लूप का, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आएगी म्यू नॉट एन आई ओवर 2a। फिर हमारे पास हेल्महोल्ट्ज कॉइल है। हेल्महोल्ट्ज कॉइल भी जब हम लेंगे, बायोट सेवर्ट लॉ अप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू निकलेगी मैग्नेटिक फील्ड की वो सेम है, लेकिन जहां पर साथ में म्यू नॉट एन आई ओवर a इंटू 8 ओवर 5 अंडर रूट 5 आएगा। इसी तरह जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर लेंगे जो फाइनाइट लेंथ का होगा तो उसकी वैल्यू मैग्नेटिक फील्ड की म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई आर आएगी। सोलेनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है म्यू नॉट जे प्राइम, और यहां टॉरॉइड के लिए म्यू नॉट एन आई ओवर 2 पाई आर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है। अब क्वेश्चन जो यहां डेवलप होता है वो ये है कि भाई एम्पियर्स लॉ में और बायोट सेवर्ट लॉ में क्या फर्क है। हम समझते हैं कि मैं पहले बात करूंगा गाउसेस लॉ की और कूलम्स लॉ की, ताकि आप ये अंडरस्टैंड करें गाउसेस लॉ और कूलम्स लॉ में कदर मुश्तरक क्या है। वो ये है कि हम दोनों को यूज करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए। यानी सबसे पहले हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करना है बाय यूजिंग गाउसेस लॉ एंड कूलम्स लॉ। इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट कर लिया। दूसरी चीज जो कैलकुलेट की जाती है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट की जाती है, दोनों को यूज करके चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। लेकिन जो ज्यादा अच्छा मेथड है कैलकुलेशन का चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को कैलकुलेट करने का वो गाउसेस लॉ के अंदर है, क्योंकि गाउसेस लॉ में इट इज यूज्ड फॉर द सिमेट्री, मतलब स्फेरिकल हो, सिलिंड्रिकल हो या क्यूबॉइडल होगी हमारे पास चीज, तो वो हम गाउसेस लॉ में ज्यादा बेहतर तरीके से हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं निस्बतन कूलम्स लॉ के। इसी तरह का फर्क एम्पियर्स लॉ और बायोट सेवर्ट लॉ में भी है। एम्पियर्स लॉ को यूज किया जाता है फॉर टेकन सिमेट्री इनटू अकाउंट। इसका मतलब ये होगा कि एम्पियर लॉ में आप एम्पीरियन लूप लेते हो जो कि क्लोज लूप होता है, और क्लोज लाइन इंटीग्रल साथ में यूज किया जाता है। यहां हमने कोई क्लोज लाइन इंटीग्रल सब के अंदर में से किसी में यूज नहीं किया। और बायोट सेवर्ट लॉ को और एम्पियर्स लॉ को यूज करके हम कैलकुलेट क्या करते हैं, हम मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट करते हैं। तो ये छोटे से डिफरेंसेस थे, और इसके अंदर जो करंट हमने लेना है वो कांस्टेंट लेना है, यानी स्टेडी करंट्स के लिए हम अप्लाई करते हैं बायोट सेवर्ट लॉ को। और जब आपको सिमेट्री नजर आएगी अपनी प्रॉब्लम के अंदर, देन यू हैव टू यूज एम्पियर्स लॉ, अदरवाइज गो बैक टू बायोट सेवर्ट लॉ। तो ये बायोट सेवर्ट लॉ था, और इसके अंदर हमने बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें की हैं एमसीक्यू से रिलेटेड, और इसके बाकी जो एमसीक्यूज हैं जो कि न्यूमेरिकल वैल्यूज को सामने रख के होंगे वो फिर हम अपनी क्लास में करेंगे। अब पार्ट नंबर 36 तक के लिए डॉक्टर जावेद को इजाजत दें। अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय डॉक्टर जावेद से इजाजत। अल्लाह हाफिज, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।